हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे जुलाई 2019 का पेपर, यानी कि जुलाई 2019 का सीटेट का एग्ज़ाम पेपर। और इसके मैं CDP के पार्ट के पहले क्वेश्चन इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सीटेट CDP की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर इसके पहले के क्वेश्चंस देख सकते हैं 15। और आज हम अगले 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, थोड़ी सी लंबी वीडियो इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि जब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो आपके कुछ और कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सच में बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई जानने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो है आपको बेनिफिट हो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप एक दो वीडियो और पहले वाली देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरफ से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करवाने में हेल्प करती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है चिल्ड्रंस एरर, मतलब कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, मतलब कितने केयरलेस हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए हम कहकर तुरंत सुधार देंगे, मतलब कि बच्चों की गलतियों को एकदम से हम बोलेंगे कि नहीं आप सुधार करो, फटाफट दोबारा प्रैक्टिस करो लेकिन सुधार करो। और नेक्स्ट है कि अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है, मतलब कि एक तरह से वो किस तरह से उनकी थिंकिंग डेवलप हो रही है ये हमें इससे अवगत कराता है, और ये लर्निंग का एक पार्ट है। या फिर ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों की एरर का। देखिए, अब मैं इसको आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये पॉजिटिव ऑप्शन है। हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढिए जो बच्चों को एक तरह से प्यार से डील करने में आपको हेल्प करेगा। देखिए, बच्चों की अगर हम एरर्स की बात करें तो चिल्ड्रन के जो एरर होते हैं, पहले का ज़माना गया जब कहा जाता था कि बच्चा गलती करेगा तो उसको मारो पीटो, उसको पीट के सिखाओ, ये सब अब नहीं होता है। देखिए, और ये चीज़ें जो हैं ये पूरी फिलॉसफी पे बेस्ड होती है। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, जब तक इंसान जो है ठोकर नहीं खाएगा वो दोबारा चलना कैसे सीखेगा। छोटा बच्चा जब बार बार गिरता है तभी तो वो चलना सीखता है। अगर गिरने के डर से वो चलना ही नहीं सीखेगा तो फिर वो चलेगा ही नहीं कभी। तो इसी तरह से बच्चे की गलतियां होती है। अगर बच्चा गलती कर रहा है बार बार तो आप समझ लीजिए कि उसके समझ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, और उसका जो सोचने का नज़रिया है वो कहीं ना कहीं आपसे अलग चल रहा है। और वो जो सोच रहा है, हमें उसकी सोच को सही डायरेक्शन में लाना होता है, ना कि उसको डांट फटकार देना चाहिए, ना कि हम उसको ये कहेंगे कि नहीं ये ऑप्शन गलत है, तुम इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करो तो उस ऑप्शन आपको सही निकालना है। नहीं, आपको बच्चे को ये समझना होगा कि बच्चे की लर्निंग का एक पार्ट है, मतलब कि उसके सीखने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। और इसमें जो है हमें पता चलता है कि बच्चा किस तरह की एरर कर रहा है, मतलब बच्चा क्या सोच रहा है। सपोज बच्चे ने 79 और 25 को प्लस किया है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 5 और ये 14 होता है तो यहीं 14 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का क्लियर नहीं है। हालांकि वो अपनी तरफ से तो ठीक कर रहा है, उसने 9 और 5 को प्लस कर दिया, 7 और 2 को प्लस कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट को वो छोड़ रहा है। तो ये हमें एक तरह से सोच हमें ये प्रोवाइड करती है कि बच्चे कहाँ पे लैक कर रहे हैं, क्या चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है। आप यहाँ से समझ जाएंगे कि बच्चे को ये कैरी ओवर का जो तरीका है वो समझ में नहीं आया है, तो आप वो समझा दीजिए। तो ये एरर्स आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन क्या है। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, मतलब इसको बिल्कुल एक अलग एक्टिविटी रखनी चाहिए, मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चल रहा है उसको अलग रख दो और असेसमेंट को अलग रख दो, ये इस ऑप्शन का मतलब है। तो ये तो करना ही नहीं है आपको। असेसमेंट जो है आपका, बच्चे का असेसमेंट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ ही स्टार्ट कर देना चाहिए। शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो मैंने आपको अभी बात बताई ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्या सिर्फ मार्क्स पे बेसिस पर हमें असेसमेंट करना चाहिए कि बच्चे ने टेस्ट में 20 में से 20 ले लिए तो ही वो अच्छा कर रहा है। क्या पता बच्चे की कोई और चीज़ जो हो बहुत अच्छी हो सब्जेक्ट में, कम जैसे अगर इंग्लिश की बात करें, हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे की बहुत अच्छी हो सकता है कि वो शायद इतना अच्छा पढ़ ना पा रहा हो लेकिन वो बोलने में बहुत सक्षम हो। तो हमें हर एस्पेक्ट को देखना होता है, सिर्फ मार्क्स के बेस पर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, और ये है कि सिर्फ आप रिटन एग्जामिनेशन ले लीजिए उसका और उससे उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है या उसकी कितनी असेसमेंट, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया ये पता चल जाएगा। तो ये भी एक बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि बच्चे के अच्छा है, आपने यूनिट टेस्ट लिया फॉर एग्जांपल, या फिर आपने कोई एक्टिविटी करवाई, तो बच्चा जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो उदास है या बैठा है चुपचाप, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे को। आप बच्चे से फीडबैक लेंगे, आप उसको फिर से आप अपना फीडबैक देंगे, उसके प्रॉब्लम को समझेंगे, तो आपको एक पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपकी बच्चा फिर अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। तो स्कोप होता है बच्चे के अच्छे परफॉर्म करने में। तो डायरेक्ट ये डिसाइड कर देना उसके मार्क्स को देखकर या उसकी परफॉर्मेंस को देखकर कि नहीं ये तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, ये गलत धारणा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम यानी कि संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार लर्निंग क्या है? एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क जो है ये पियाजे और वाइगोत्स्की जो हैं इसके काफ़ी महान साइकोलॉजिस्ट हैं जो इससे रिलेटेड थे। तो उन दोनों ने कहा था कि बच्चा जो है वो एक्टिव होता है, और जैसे कि पियाजे ने कहा था कि बच्चा एक्टिव है, हालांकि उन्होंने सोशल लर्निंग की भी बात की है लेकिन इतनी बढ़ चढ़कर नहीं की जितनी वाइगोत्स्की ने की है। तो वाइगोत्स्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं और पियाजे को हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, लेकिन दोनों ही ने कहा था कि बच्चा बहुत ही एक्टिव होता है और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख कर समझ कर अपनी थिंकिंग डेवलप करता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब बच्चा एक पैसिव लर्नर नहीं होता है, वो एक्टिव होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है अगर हम लर्निंग को देखें अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारे ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो जाते हैं। निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद सिर्फ नॉलेज की जानकारी चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तो ये भी एक तरह से बिहेवियरिस्ट का है जो ऑब्वियसली चाइल्ड को जो है पैसिव मानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। तो ये जो सामने आपकी एक स्टेटमेंट दी हुई है तो ये बताना है कि ये इन नीचे दिए हुए आंसर्स में से कौन से प्रिंसिपल को एक तरह से डिपिक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं एकेडमिक्स या स्टडीज़ में तो उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं एंड फील डीमोटिवेटेड, और वो सोचते हैं कि हम मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं ऑब्वियसली जब बार बार मेहनत करने के बाद भी उनको नहीं मिलता है अच्छा रिजल्ट। दे आर देन लाइकली टू गिव अप ईजली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। तो वो पहले ही अपना जो है एक तरह से छोड़ देते हैं। देखा होगा आपने भी कुछ ऐसे बच्चे या कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार मैं तो बार बार यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो चलो अब छोड़ देते हैं इसको, मतलब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था ही नहीं, और इस तरह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस टास्क को पूरा भी नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें कार्य को आसानी से छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ से उन्होंने शुरू किया, शुरू में अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो एंड तक लेके ही नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो ये किसको डिपिक्ट करता है इस तरह की धारणा जो है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहली बात तो ये जो टास्क अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको कॉग्निटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है, तो यस कॉग्निशन इज़ इन्वॉल्व। उसके बाद ये इमोशनली एक तरह से उसके गुड इनफ फील डीमोटिवेटेड, अब ये फीलिंग होती हैं एक तरह से हतोत्साहित हो जाना, ये हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो मतलब होगा कि आंसर जो है इन दोनों में से एक होगा। तो कॉग्निशन से रिलेटेड है, साथ ही साथ इमोशन और इमोशन से रिलेटेड है। यहाँ पे जब हम हेरिडिटी एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चन को देख के आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का नहीं है। तो यहाँ से तो आप 2 ऑप्शन जो है इनको एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए हमें इसमें से बताना है कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, और नेक्स्ट है कि नॉट रिलेटेड। अब देखिए आपको पता है कि हमारे जब ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सब की बात करते हैं। तो हम साथ में मानते हैं कि ये सब जो है अपने आप में एक दूसरे की पूरक होती है, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये जो सेकंड ऑप्शन है गलत। इसमें बस एक छोटा सा फर्क है कि ये संबंधित की बात कर रहा है और ये अलग की बात कर रहा है। ऑब्वियसली ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें आपको दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन हमें थोड़ा और ध्यान से सोचना है कि इसमें हो क्या सकता है। देखिए ये अलग नहीं है, उस ऊपर से ये यहाँ पर ये है कि संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, आपस में संबंधित नहीं है, और ये है इसका मतलब कि अलग नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कॉग्निशन और इमोशन जो चीज़ें हैं ये दोनों अलग नहीं है, ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है, ये एक ही है। अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, कॉग्निटिव अच्छी नहीं है तो इमोशनल अच्छी नहीं होगी। तो दोनों एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं बिल्कुल, यानी कि दोनों एक ही हैं। अगर आपने मतलब हर चीज़ आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें जो है साथ साथ चलती हैं, इनको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा। यहाँ पे सिर्फ रिलेशन की बात है, लेकिन ये अपने आप में ऑल ओवर डेवलपमेंट के पार्ट हैं, तो ये सेपरेबल है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो एक टीचर जो है अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकती है कि वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, मतलब समस्याओं को समाधान करने में वो सक्षम बन सके। तो इनके ऑप्शन है कि कैसे प्रोत्साहित करेगी टीचर। तो मैं हिंदी में पढ़ के बताती हूँ। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखेगी, कि मतलब उसने पाठ्य पुस्तक पढ़ा दी है और हर एक चैप्टर करा रही है और प्रॉपर प्रश्नों के जो है उत्तर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दिया सबको कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने क्या सोल्व किया प्रॉब्लम, उसे टीचर ने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चे यहाँ से मोटिवेट नहीं होंगे, वो तो बोर हो जाएंगे कि ये क्या है कि आप लगातार जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दिया है, बस इसी को आपको लिखना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, या फिर उसको एक ही प्रकार के प्रश्न हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक ही प्रकार के प्रश्न हो गए, यानी कि सिमिलर क्वेश्चंस हो गए जिनके लिए वो बार बार उत्तर के अभ्यास के लिए जो है उनको प्रैक्टिस पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो यहाँ पे एक ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी बच्चा डीमोटिवेट ही होगा, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी हर चीज़ में। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपके कट जाएंगे। उसके बाद है रोट मेमोराइज। थर्ड ऑप्शन में तो आपको रोट मेमोराइजेशन दिख गया, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए। रोट मेमोराइजेशन से तो कभी भी बच्चा जो है मोटिवेट नहीं होगा, वो तो एक तरह का प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है जो रोट मेमोराइजेशन बच्चा करता है, ताकि वो वहाँ पे जाके जो उसने अभी एक तरह से कहूँगी जो खाया है वहाँ पे जाके एकदम से उगल देना है, ये होती है रोट मेमोराइजेशन। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस। तो बच्चों को जैसे प्रॉब्लम दी आपने बच्चों को, फिर आप गेस पूछेंगे, अच्छा आपको इस प्रॉब्लम के बारे में क्या लग रहा है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप देखिए बच्चा सोचना शुरू करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मैडम हमसे पूछ रही है, आंसर ही पूछ रही है। कुछ बच्चे हो सकता है पहले नहीं कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे कि आप उनको ये चीज़ें करवा रहे हैं, तो बच्चे मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड टू लुक एट द मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। और एक बच्चा डिफरेंट सॉल्यूशन देगा, दूसरा बच्चा डिफरेंट सॉल्यूशन देगा, और फिर हर बच्चा सोचेगा कि चलो हम भी कुछ नए सॉल्यूशंस देते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट है यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में किसका उदाहरण है। मतलब बच्चा खुद उसमें जो है पहल करता है, खुद इनिशिएटिव लेता है, वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है। डिडक्टिव तो देखिए इसमें आपने एक जनरल रूल बता दिया, किसी बच्चे को एक फॉर्मूला बता दिया, उसके बेस से आपने क्वेश्चन दे दिए, तो ये तो है ही नहीं। उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। साथ ही ट्रेडिशनल मेथड भी नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है कि यूज़ ऑफ मेथड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे मेथड्स की बात की गई है, इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई है। जहाँ पे लर्नर जो है अपने आप इनिशिएटिव ले रहा है, अपने आप एफर्ट ले रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है एक्टिविटीज़ में, यानी कि बच्चे ने अपने आप से नहीं किया, ये पहले टीचर ने उसको चांस दिया। अगर टीचर उसकी बोलती ही बंद करवा देगी, वहाँ पे बोलने नहीं देगी, तो बच्चा इनिशिएटिव कैसे लेगा। तो एक तरह से यहाँ पे टीचर जो है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज़ कर रही है, मतलब बच्चों को मोटिवेट करेगी, आप बताओ, हाँ आप बताओ। जैसे पहले क्वेश्चन में देखा कि प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बच्चों को जो है गैसेस करने के लिए क्वेश्चन दे रही है, मल्टीपल सॉल्यूशंस बताने के लिए उनको मोटिवेट कर रही है। तो इसी तरह से ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। तो इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कोवर्जेंटली, बिल्कुल भी नहीं। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब आप एक सॉल्यूशन पे नहीं आते हो, आप डिफरेंट आयाम जो हैं तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में बोलते हैं, आपकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्स होती है। तो पहला क्वेश्चन जो है कट गया। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंस का आपके अंदर काफ़ी वो है, तो ऑब्वियसली आप डाइवर्स थिंकिंग डेवलप करेंगे, आपके अंदर डाइवर्स थिंकिंग मिलेगी, कोवर्जेंट थिंकिंग नहीं मिलेगी। तो ये आपका यहाँ से कट जाता है ऑप्शन पहला। तो उसके बाद दूसरा इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर भी नहीं है कि आपका परमानेंट चेंज आ जाता है बिहेवियर में। बिहेवियर में कोई भी चेंज जो है परमानेंट आता ही नहीं है एक्सपीरियंसेस से। तो एक्सपीरियंसेस से आप परमानेंट चेंज इंटेलिजेंस में आप नहीं ला सकते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है ऑप्शन जो है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट एंड इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। देखिए इंटेलिजेंस पर एक्सपीरियंस प्लस हेरिडिटी दोनों का ही रोल होता है। पहले ही बताया मैंने कि जो हेरिडिटी और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आपके एनवायरनमेंट जो होता है, दोनों का 50-50% रोल होता है आपके इंटेलिजेंस में, तो ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। गार्डनर की थ्योरी आप याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि इंटेलिजेंस मल्टीपल होती है, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर इंटरपर्सनल, इस तरह से मल्टी डायमेंशनल होती है और बहुत सारी
एबिलिटीज़ होती हैं और जिनको हम पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट पर मेज़र नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली IQ टेस्ट है, लेकिन इसकी भी ऑथेंटिसिटी कितनी है आपको, क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट को एक नई इन्वेंशन हो जाती है कि ये IQ जो है ये पूरी तरह से मेजरमेंट नहीं करता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल होती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से भी अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे सही ऑप्शन जो है यही लगेगा। और ये परमानेंट चेंज वाला बिहेवियर भी नहीं आएगा कि एक्सपीरियंस दिया तो परमानेंट चेंज आ गया, क्योंकि इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी का भी जो है रोल होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है पहली बार। तो सबको पता है कि हमारा जो परिवार है वो पहली एजेंसी होती है जहाँ से ये समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है जहाँ से आप लैंग्वेज और रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वो सब कुछ सीखते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में पहले से ही स्थापित होता है। इसमें भले ही जेंडर रोल्स की बात आ गई, भले ही वो नेगेटिव है, लेकिन वो भी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू ही आप सीखते हैं। या बातचीत करना सीखना, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप फैमिली से स्टार्ट कर देते हैं सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेज थ्योरी इज दैट। कि जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे पर क्वेश्चंस तो पक्के ही आने हैं, तो इसकी थ्योरी को तो आप रट लीजिए, समझ लीजिए, रटेंगे तो नहीं, समझ लीजिए इसको अच्छे से। और मैंने इस पर वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं काफ़ी, और मैं आगे कुछ नई वीडियोस बनाऊंगी इस पर पियाजे पर, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो 24वां क्वेश्चन ये कहता है कि पियाजे की थ्योरी का जो मेन सिद्धांत है वो क्या है, किस पर बेस करता है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले चलो हम ऑप्शन बता देती हूँ आपको। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला कि बच्चों की सोच, ऐसा कंपैरिजन तो उन्होंने नहीं किया था कि बच्चे की सोच, हालांकि उन्होंने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था कि बच्चे जो हैं एक्टिव लर्नर होते हैं, भाई अपनी नॉलेज अपने आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। उसके बाद बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा भी उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं दिया था कि बच्चे की सोच अडल्ट से जो है वो बेहतर होगी, इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की थी। बच्चे का सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है, मात्रा यानी कि सिर्फ क्वांटिटी में, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है मुझे कम नॉलेज है, इस टाइप की चीज़ें नहीं बोली थी उन्होंने। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए ये चीज़ है, ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा कंपैरिजन नहीं किया था कि भाई वयस्क जो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बच्चे में एकदम से डेवलप होगी, वयस्क उसको ना कर पा रहे हो, तो ये जो चेंज होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ओके, बच्चों की समझ जो होती है और वयस्कों की समझ होती है उसमें क्वालिटेटिव चेंज होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, वो मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता कि भाई छोटा बच्चा है तो उसके पास इतनी छोटी सी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज है, और बड़ा है तो उसके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। हो सकता है कि सेम टॉपिक पर बच्चे का पर्सपेक्टिव अलग हो और वयस्क का अलग हो सकता है कि कई बार बच्चे की थिंकिंग अच्छी हो और कई बार वयस्क की थिंकिंग अच्छी हो उसी रिलेटेड टॉपिक से, तो ऐसा हो सकता है। तो यानी कि जो चेंज है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, वो क्वालिटेटिव होता है। बच्चों की थिंकिंग का जो चेंज है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि गुणात्मक रूप से उस भिन्न होती है, वो क्वांटिटी में भी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे की सोच हमेशा वयस्कों से बेहतर होगी, ऐसा भी नहीं है कि वयस्कों की सोच हमेशा बच्चों से बेहतर होगी। तो गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकते हैं, किसी में किसी की सोच ज़्यादा बेटर, किसी में किसी की ज़्यादा सोच बेटर। तो ये अकॉर्डिंग टू पियाजे सही आंसर है इसका, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इज एन। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए, एक होता है सेक्स, जो कि हमारा मेल है या फीमेल हो, ये आपका बायोलॉजिकली ही डिसाइडेड होता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो। लेकिन जब सोसाइटी में ये चीज़ें आती हैं, जब सोसाइटी में डिवीजन कर दिया जाता है रोल्स के ऊपर, मतलब कि लड़की है तो ये चीज़ें असाइन हो जाएंगी, कलर हो जाएगा, कपड़ों का रंग हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही आपके खिलौने के भी नाम असाइन कर दिए जाएंगे कि गुड़िया हैं तो लड़कियाँ ही खेलेंगी, स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं बहुत सारे। तो ये एक सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है इस चीज़ को, ये कोई पहले से बायोलॉजिकली डिसाइड नहीं है, या पहले ऐसा नहीं है कि पहले भगवान ने बनाकर भेजा है कि लड़कियां यही करेंगे या लड़के यही करेंगे, ये रोल्स लड़कियों के हैं ये लड़कों के, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सोसाइटी ने इस पूरे थिंकिंग को जो है वो डेवलप किया है और ये स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं, तो ये पूरी तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स। तो कौन कौन से डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं आपको ऑप्शन में फटाफट से अगर आपको ऑप्शन देखने हो तो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, कैंसिल हो गया। स्पिरिचुअल नहीं होता, कैंसिल हो गया। दूसरे में भी स्पिरिचुअल है और पर्सनैलिटी है, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे में सेल्फ आ गया, पर्सनैलिटी भी आ गया, ये कैसे हो सकता है, दोनों ही, सेल्फ भी पर्सनैलिटी भी, तो ये भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन जो 1 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। सोशल एंड इमोशनल एक हो गया, फिजिकल हो गया, फिर कॉग्निटिव हो गया। तो इस तरह से 3 डोमेन्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, तो ये आपको याद रखने। आई होप कि इतनी तो आपने समझ बना ली होगी अपनी सीटेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कि हमारे डेवलपमेंट के 3 जो हैं वो डोमेन्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन अलग 3 ऑप्शन है ये आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन इन देयर थिंकिंग इज करेक्ट। बच्चों की समझ के बारे में, उनके अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही बात है। तो पढ़ देती हूँ मैं फटाफट। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभी प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा प्रूव होती है। देखिए फिर से आप ये कैंसिल कर दीजिए। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था या और थ्योरिस्ट ने क्या कहा है। देखिए बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है अगर अच्छा एक्सपीरियंस जो है आप उसको देंगे, उसकी नॉलेज में भी चेंज लाया जा सकता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में भी चेंज लाया सकता है अगर उसको एक्सपीरियंस जो है वो मीनिंगफुल मिले, उसको मौका दिया जाए एक्सप्लोर करने का, कंस्ट्रक्ट करने का नॉलेज। तो ये जो है हेरिडिटी पे बेस्ड नहीं होता, इसमें हेरिडिटी ओनली बोला है। उसके बाद चिल्ड्रंस का जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, नहीं। सोशल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब जी हैं जो कि बहुत ही गरीब थे, ठीक है, और सोशली भी इतने वो अपलिफ्टेड नहीं थी उनकी फैमिली जो थी। तो देखिए उन्होंने कितनी सक्सेस कामयाबी जो है पाई है। या फिर मैं नरेंद्र मोदी जी की ही बात करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो भी पहले क्या करते थे और अब वो क्या बन गए हैं, देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो अगर उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही है बचपन से, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और ये लोग आप पे आगे बढ़कर अच्छी जो इंडिया की टॉप पोजीशन से उस पर बैठे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो बच्चे की मोटिवेशन और जो लर्निंग है वो खत्म हो जाती है, कैपेबिलिटी, ये हम बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। बच्चों को हमेशा रिवॉर्ड देते रहो, पनिशमेंट देते रहो उनको मोटिवेट करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होगा ये। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। सारे बच्चे जो हैं, देखिए ब्लैंक स्लेट नहीं है, जैसा कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहती है कि वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है तो अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है वो, और वो एक्सपीरियंस के बेस से अपने नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो इस तरह से बच्चे जो है वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। और आप देखेंगे छोटे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि आप थक जाते हैं पर बच्चे नहीं थकते हैं। तो नेचुरली ही मोटिवेटेड होते हैं हर चीज़ को करने के लिए, इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज़ का। जैसे एरिक्सन की थ्योरी आपने देखी होगी, वो इनिशिएटिव लेते हैं और कैपेबल होते हैं लर्निंग के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये देखिए एक नई प्रगतिशील शिक्षा है जो कि ट्रेडिशनल मेथड से अलग है। इसमें भी यही है कि बच्चा जो है उसको एक्टिविटी, प्ले व्ले, हर तरह का एक्सपीरियंस, आप लर्निंग एक्सपीरियंस दीजिए उसको। सिर्फ उसको पैसिवली मत बिठाइए क्लास में कि टीचर जो है वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, वो वहाँ पे उसको लेक्चर्स दे रहा है और बच्चा आराम से सुन रहा है, बस और कोई चीज़ नहीं है। नहीं, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड जो आपकी वो है उस पर फोकस करना पड़ेगा। और इसमें बच्चे जो है जब चाइल्ड सेंटर आपकी एजुकेशन होगी तो बच्चा देखिए खुद ही एक्टिव हो जाएगा और वो अच्छे से इंप्रूव करेगा। तो देखिए मिनिएचर, एडल्ट, पैसिव, ये और ब्लैंक स्लेट्स ये तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा आंसर नंबर 3 एक्सप्लोरर। ये जो ब्लैंक स्लेट है ये टर्म दी थी जॉन लॉक ने, और इस पर जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इसी पर बात करते हैं कि बच्चा जो है बस उसके बिहेवियर में आप कुछ भी रिवॉर्ड, पनिशमेंट से, आप उनकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से इनसे चेंज ला सकते हैं। इन्होंने बस यही कहा था कि आप जो सिखाना चाहेंगे वो सिखा देंगे। और सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने हालांकि एनिमल्स पे किए, लेकिन इन्होंने इसकी पूरी थ्योरी निकाल के रख दी कि हाँ भी बच्चा भी पैसिव होता है। हालांकि कुछ चीज़ें उन्होंने बोली है जैसे ऑब्जर्वेशन पावर्स हो गई या जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिव एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग क्या होती है? सोशल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, पैसिव एक्टिविटी है, कंडीशनड है। तो जब वाइगोत्स्की का नाम आ गया तो सोशल कल्चरल थ्योरी जो है उनकी, इससे बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये सोशल एक्टिविटी है। वाइगोत्स्की पर मैंने वीडियो बनाई हुई है 4-5, वो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। CDP की प्लेलिस्ट खोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में तो आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज
ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है आप किसको कैरेक्टराइज करेंगे, इनमें से किस चीज़ को? तो देखिए पियाजे की सारी स्टेजेस की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और मैं दोबारा उसको एक फ्रेश तरीके से समझाऊंगी, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होता है इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो कम होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ को डिसेंट्रेशन नहीं आता है, मतलब एक ही चीज़ पर जो है फोकस रहता है, उसकी दूसरी चीज़ों को नहीं देखता है। रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, इरिवर्सिबिलिटी रहती है। अगर आपने पेज के टुकड़े कर दिए और उसके बाद आपने कहा कि पेज ज़्यादा था या पेज के टुकड़े ज़्यादा हैं, तो बच्चा कहेगा पेज ज़्यादा था, क्योंकि ये तो टुकड़े कर दिए तो छोटे छोटे हो गए, तो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। अगर आपने ग्लास से कटोरी में पानी डाल दिया है और बच्चे को कहेंगे किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा कहेगा कि ग्लास में ज़्यादा था, क्योंकि उसने लंबाई पर ध्यान दिया कि ग्लास बड़ा है तो उसके अंदर ही ज़्यादा पानी होगा। भले ही वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करेगा कि ग्लास की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, कटोरी की चौड़ाई ज़्यादा है, तो डायमेंशंस पर फोकस नहीं करता। तो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है उसमें बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उसको क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी उसकी विशेषता है, बेसिकली यहाँ पे आपको विशेषता बतानी है। तो मैं आपको बता दूँ कि सर्कुलर रिएक्शंस जो है वो छोटा बच्चा करता है सेंसरी मोटर स्टेज में जब होता है, तो वो सर्कुलर रिएक्शंस देता है। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आपका सेंसरी मोटर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो फॉर एग्जाम्पल बच्चा एक खिलौने को बार बार पटक के उसकी जो साउंड है उससे उसको बेसिकली उससे उसको एक तरह से आनंद आता है, उसको अच्छी लगती है वो साउंड जब वो उठा पटक करता है या बार बार अंगूठे को अपने मुंह में लेकर जाता है, तो उसको एक प्लेजर फील होता है, इसलिए वो करता है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। फिर डेफर्ड इमिटेशन भी जो है ये भी किसकी होती है, सेंसरी मोटर बच्चे की होती है। तो ये तीनों जो है ये सेंसरी मोटर ऑपरेशनल बच्चे की होती है, ये प्री ऑपरेशनल की नहीं होती। हाँ, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता। अगर आपने रोटी के 4 टुकड़े कर दिए और आपने एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया, आप कहोगे कि अब रोटी कम हो गई कि पहले उतनी ही है, तो बच्चा कहेगा नहीं रोटी तो कम हो गई है, क्योंकि आपने उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो रोटी की जो मात्रा है वो कम हो गई है। तो ये बच्चे की थिंकिंग होगी प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की। तो यानी कि रिवर्सिबल थॉट वो जो होता है उसके अंदर वो नहीं डेवलप हो पाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज ये थे 15 क्वेश्चन CDP जुलाई 2019 के पार्ट 1 के लास्ट के 15 क्वेश्चन 16 to 30, और इससे पहले कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप सीटेट की या DSSB की KVS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको आगे आगे बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।